हाँ भाई, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सफारी पे। तो चलिए आज जो अपन शुरू करेंगे भाई, जो भोजन के जो पोषक अवयव है, जो फूड न्यूट्रिएंट्स है, उनमें से जो प्रोटीन है अपना, उसके बारे में आज की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। तो फटाफट से देखिए भाई, हेडिंग अपनी हो जाएगी आज की प्रोटीन। देखिए भाई, अगर प्रोटीन की बात की जाए तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रोटीन की खोज किसने की थी। प्रोटीन की खोज किसने की और जो नाम किसने दिया। तो बात अगर करूँ मैं इसमें खोज की, तो खोज भैया अपने जो मुल्लर भैया थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। खोज किसने की थी? खोज की थी अपने मुल्लर भैया ने इसकी खोज की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि नाम किसने दिया, तो नाम देखिए अपने बर्जी बाबू थी। ठीक है, यानी बर्जीलियस, यानी बर्जीलियस। बर्जी बाबू ने इसको क्या दिया? नाम दे दिया। वह नाम किसने दिया? बर्जीलियस ने नाम दिया। खोज की अगर आपसे पूछा जाए तो मुल्लर ने इसकी खोज की थी। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसके संगठन की। अगर संगठन की बात की जाए तो जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा अपने बनी होती है, उसी प्रकार से ये भी क्या होता है भाई? CHO से निर्मित होता है। और इस CHO के अलावा, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक और तत्व जो नाइट्रोजन होता है, वो भी इसमें पाया जाता है। ठीक है भाई, तो एक हो जाएगा अपना नाइट्रोजन। या फिर इनके अलावा जो अन्य की अगर मैं बात करूं, तो अन्य में हो सकता है कि इसमें फास्फोरस हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तत्व प्रोटीन के संगठन बनाने का एक तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा देखिए अगर, तो ये जो प्रोटीन है, इसका संश्लेषण किससे होता है भाई? संश्लेषण, तो संश्लेषण की अगर मैं बात करूं तो ये एमिनो अम्लों से बना होता है। किससे बना होता है भाई? ये एमिनो अम्लों से। ठीक है, प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो एमिनो अम्लों से होता है भाई प्रोटीन। यानी अगर सीधे तरीके से अपन कहे कि जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्लों से बना होता है। ठीक है, एमिनो अम्लों से बना होता है। अब जो एमिनो अम्ल है वो एक तो है नहीं, बहुत सारे एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। यानी अगर देखें अपन, तो जो दो एमिनो अम्ल है वो आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? देखना भाई आप, ये जो दो एमिनो अम्ल है ये आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? ये होता है अपने भाई पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध होता है? अपने पेप्टाइड बंध। अब यहाँ तो प्रोटीन की अगर बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन में तो बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं। और बहुत सारे के लिए साइंस में जो शब्द काम में लिया जाता है वो होता है अपना पोली। क्या शब्द होता है भाई? अपना पोली। यानी अगर मैं कहूं कि जो ये प्रोटीन है, ये एमिनो अम्लों की कैसी श्रृंखला है, तो भैया ये जो एमिनो अम्लों की कैसी श्रृंखला है भाई? तो एमिनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। एमिनो अम्लों की क्या हो जाती है? ये पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाती है? ये श्रृंखला हो जाती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है प्रोटीन। अब यहां जब बात की अपन ने एमिनो अम्लों की, तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार के एमिनो अम्ल अपने जो है प्रोटीन निर्माण में एक तरीके से भाग लेते हैं। अपने शरीर में कौन कौन से एमिनो अम्ल बनते हैं, कौन कौन से बाहर से लेना होता है, वो सब चीजें देखते हैं। तो देखिए भाई, एमिनो अम्ल जो है वो टोटल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, टोटल कितने? 20 प्रकार के जो एमिनो अम्ल है वो प्रोटीन निर्माण की इस क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अब 20 जो प्रकार है उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी में ही बन जाते हैं, अपने शरीर में निर्मित हो जाते हैं। ठीक, और कुछ अपने को क्या करना पड़ता है भाई? बाहर से लेना पड़ता है एक तरीके से। तो देखिए भाई फटाफट से, एमिनो अम्लों को अपन दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में इधर बांट दिया इसको, और बीच में एक अन्य भाग जो इनसे ही मिलकर बना हुआ है। तो पहला तो हो जाता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। कौन सा हो जाएगा भाई? अनावश्यक एमिनो अम्ल हो जाएगा। बीच में अर्ध आवश्यक, बीच में कौन सा आ जाएगा? अर्ध आवश्यक, यानी अर्ध आवश्यक, जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, तो अर्ध आवश्यक। और एक हो जाता है अपना आवश्यक एमिनो अम्ल। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, ये किस हिसाब से परिभाषित किए गए हैं कि जो आवश्यक और अनावश्यक या फिर अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल है वो किस आधार पर परिभाषित किए गए हैं। तो बात यह है कि अनावश्यक एमिनो अम्लों की जैसे बात करें, तो एक चीज आप मुझे भैया बताइए कि जैसे अपने पास कोई चीज है पहले से ही, तो अपने को बाहर से लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे एमिनो अम्ल होते हैं जो अपने शरीर में संश्लेषित होते हैं। यानी अपना शरीर ऐसे एमिनो अम्लों का संश्लेषण खुद से कर लेता है। अब जब बॉडी के पास ये एमिनो अम्ल है, तो बाहर से लेने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी भाई? यानी बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका सीधी सी जो इसकी परिभाषा हो गई एक तरीके से, वो ये हो गई कि ऐसे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं। ठीक है, लिखिए फटाफट से, ऐसे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित
हो जाते हैं। किस प्रकार के होते हैं? अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा आता है अपने अर्धावश्यक। अर्धावश्यक एमिनो अम्ल वो होते हैं जो कम मात्रा में, ठीक है, कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, तो वो अर्धावश्यक होते हैं, ठीक है। अंत में आया अपने एक आवश्यक एमिनो अम्ल। अगर बात करें इस आवश्यक एमिनो अम्ल की, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आवश्यक है, यानी ये आवश्यक है मतलब बाहर से लेना पड़ेगा। शरीर के पास इनकी कमी है तो भैया आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा? बाहर से इन जो एमिनो अम्लों को कंज्यूम करना पड़ेगा, इनको लेना पड़ेगा। तो सीधी सी इसकी परिभाषा हो गई कि ऐसे एमिनो अम्ल जो अपनी बॉडी में संश्लेषित नहीं होते हैं, ऐसे एमिनो अम्ल जो अपनी बॉडी में संश्लेषित नहीं होते, बाहर से लेने पड़ते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? अपने आवश्यक एमिनो अम्ल। अब बात करें इनमें अनावश्यक और आवश्यक में से, तो अपन अनावश्यक और आवश्यक में से कितने, अनावश्यक और आवश्यक में से केवल और केवल आवश्यक एमिनो अम्लों की बात करेंगे। देखिए टोटल जो होते हैं, टोटल जो एमिनो अम्ल होते हैं वो होते हैं टोटल 20। टोटल कितने होते हैं? 20, जिसमें से 10 तो होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल और 10 ही क्या हो जाते हैं भाई? 10 ही हो जाते हैं अपने आवश्यक एमिनो अम्ल। फिर सर ये जो अर्ध आवश्यक बीच में रखा गया, इसका क्या मतलब है सर? ये बैठे बैठे बातें सुनने के लिए है क्या? नहीं, ये जो आवश्यक एमिनो अम्ल है, इन्हीं में से 2 एमिनो अम्ल ऐसे हैं जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं और उन्हें अलग से अर्ध आवश्यक वाला झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि भैया आप इसको लेके बैठ जाइए। देखिए कौन कौन से हैं भाई, इसमें आ जाएंगे 2। एक तो हो जाएगा आर्जिनिन, एक तो हो जाएगा अपना आर्जिनिन और एक हो जाएगा अपना हिस्टिडीन, एक हो जाएगा अपना हिस्टिडीन। चलिए अब अगर बात करें अनावश्यक और आवश्यक में से, तो अपन याद करेंगे आवश्यक एमिनो। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से मान लो प्रश्न पूछा भी गया आपसे, तो प्रश्न इस टाइप का बनेगा कि निम्न में से आवश्यक एमिनो अम्ल है, या निम्न में से अनावश्यक एमिनो अम्ल है, या फिर निम्न में से आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। इस टाइप का प्रश्न बनना है यहाँ से। तो अगर आपने आवश्यक एमिनो अम्ल 10 के 10 याद कर लिए, तो ये 10 याद करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न आता भी है तो आप आसानी से इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो देखिए फटाफट से आवश्यक एमिनो अम्ल। अब संख्या में 10 है, संख्या में 10 है और 10 आदमियों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मुश्किल काम हो जाता है तो चलो एक बढ़िया सी शानदार सी एक ट्रिक तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से इन 10 के 10 आवश्यक एमिनो अम्लों को अपन चुटकियों में तैयार कर लेंगे। देखिए ट्रिक कौन सी है भैया? ट्रिक है वीआईपी होल में, वीआईपी होल में कौन बैठा है? वीआईपी होल में टीटी। वीआईपी होल में कौन बैठ गया भाई? जाके टीटी बैठ गया। वीआईपी होल में टीटी, 3 के हिसाब से याद करोगे इनको भाई, वीआईपी होल और ये मैं पूरा अलग से और टीटी। अब देखिए आप, वी से अपना हो जाता है भाई वेलिन, वी से अपना हो जाता है वेलिन, आई से हो जाता है अपना आइसोल्यूसिन, पी से हो जाता है अपना फिनाइल एलेनिन, फिनाइल क्या हो जाता है भाई? एलेनिन। एच से ये आधा अधूरा आदमी इधर से आ गया तो हिस्टिडीन, एच से क्या हो जाएगा? हिस्टिडीन हो जाएगा। इसी प्रकार से ए से आर्जिनिन, ये भी आधा अधूरा है तो ये भी यहाँ आ गया, आर्जिनिन हो गया भाई। चलिए एल से हो जाएगा अपना केवल ल्यूसिन और फिर अगले जो एल है इससे हो जाएगा अपना लाइसिन, इससे क्या हो जाएगा अपना लाइसिन। में से मिथियोनिन हो जाएगा, में से क्या हो जाएगा? मिथियोनिन हो जाएगा भाई। टी से थाइमीन हो जाएगा और ये जो अंत में एक टी और है इससे हो जाएगा अपना ट्रिप्टोफेन, क्या हो जाएगा? अपना ट्रिप्टोफेन, ठीक है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये 10 एमिनो अम्ल है। आप इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हो कि वीआईपी होल में कौन है? वीआईपी होल में टीटी है। वीआईपी होल में कौन है? टीटी है भाई। चलो ये तो हो गया अपने कि जो एमिनो अम्ल है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई अपन नेक्स्ट चलते हैं इसमें। नेक्स्ट अगर अपने बात करें इसमें, तो देखिए फटाफट से भाई, देखिए एक बार, चलिए भाई देखिए अब अपन बात कर लेते हैं कि जो प्रोटीन है उसके प्रचुर स्रोत कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन के प्रचुर स्रोत, तो प्रोटीन के स्रोत की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक आता है भाई अपने एकल कोशिका प्रोटीन। क्या आ जाता है अपने? एकल कोशिका प्रोटीन। अगर एकल कोशिका प्रोटीन की बात करें तो ये होते क्या है? तो जो प्रोटीन से जो प्रचुर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें मतलब अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, उन्हें कहा जाता है एकल कोशिका प्रोटीन। कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? तो एक तो अपना हो जाता है स्पाइरुलिना,
ठीक है। एक तो हो जाता है स्पाइरुलिना नाम का जो शैवाल है, जिसमें लगभग 67 से 70% के आसपास क्या पाई जाती है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो एक तो ये हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो एक हो जाता है अपने क्लोरेला। कौन सा हो जाता है अपने क्लोरेला, और क्लोरेला में लगभग 60% के आसपास क्या पाई जाती है, प्रोटीन इसमें पाई जाती है। और ध्यान रखना साथियों कि ये जो क्लोरेला है इसे क्या कहा जाता है, इसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, अंतरिक्ष शैवाल। अंतरिक्ष शैवाल भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये अंतरिक्ष में उगता है क्या, नहीं, अपने ही गोले का प्राणी है, अपने ही गोले का प्राणी है, लेकिन ये जो अंतरिक्ष यात्री है वो भोजन के रूप में इसे साथ लेके जाते हैं, तो इसलिए इसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। इसके अलावा जैसे एक अलग बात करें अपन तो जो अपने सोयाबीन है वो भी क्या होता है भाई, प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होता है। लगभग 46 के आसपास 46% के आसपास क्या होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रमुख प्रोटीन्स। ठीक है, प्रमुख या महत्वपूर्ण प्रोटीन। महत्वपूर्ण क्या हो जाते हैं इसमें, प्रोटीन। अब कौन कौन से ऐसे प्रोटीन है जो इस प्रकृति में अधिक महत्वपूर्ण है, या इनका क्या कार्य अधिक है, या ज्यादा एक तरीके से जो अंग है वो बना रखे हैं इनसे, ठीक, बंद रखे हैं इनसे। तो देखिए फटाफट से, तो प्रमुख या महत्वपूर्ण प्रोटीन में अपना जो पहला आ जाता है वो है कोलेजन भैया। कौन से भैया, कोलेजन भैया। पहला कौन सा आ जाता है अपने, कोलेजन। और ये जो कोलेजन भैया है ये अपने शरीर में सर्वाधिक मात्रा में, शरीर में क्या होता है, ये शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा हो जाएगा भाई, तो वो अपना हो जाएगा कोलेजन। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अपने बोन यानी अस्थि में। ठीक है, अस्थि में पाया जाता है। इसके अलावा जो कार्टिलेज होते हैं, यानी जो उपास्थि होती है एक तरीके से, उसमें पाया जाता है। और जो कंडरा या जो टेंडन होता है, जोड़ने वाला जो भाग है, उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आप, ये जो प्रोटीन है ये अपने शरीर के संरचनात्मक घटक होते हैं। संरचनात्मक घटक का मतलब हो गया कि ये संरचना बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, संरचना कैसे बनाते हैं भाई, अपना जो शरीर है उसकी संरचना किससे है, अपनी जो हड्डियां हैं उसकी वजह से कंप्लीटली ढांचा तैयार हो रखा है। अगर मान लो हड्डियां निकाल दी जाए तो क्या चमड़ी की वजह से अपना शरीर सीधा खड़ा रह सकता है, नहीं रह सकता। समेट के आराम से थैले में डाल सकते हो इस चमड़ी को तो आप। ठीक है, तो किसकी वजह से, ये जो ढांचा बना हुआ है, ये जो संरचनात्मक ढांचा है, ये किससे बना है, ये प्रोटीन से बना है। तो इसलिए जो प्रोटीन है इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अपने शरीर नुमा जो बिल्डिंग है वो बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जो अपना जो प्रोटीन आ जाता है वो आ जाता है अपना रूबिस्को। दूसरा कौन सा आ जाता है अपना, रूबिस्को जो प्रोटीन है वो आ जाता है। और ये जो रूबिस्को प्रोटीन है ये कहाँ पाया जाता है, ये हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है भैया, पौधों में पाया जाता है। ठीक है, पौधों में पाया जाता है। अब पृथ्वी के ऊपर पौधे क्या है, पृथ्वी पर पौधे बहुत सारे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये रूबिस्को प्रोटीन भी बहुत सारा है पृथ्वी के ऊपर, बिल्कुल हाँ कह सकते हैं। रूबिस्को प्रोटीन भी क्या है भाई, पृथ्वी पर बहुत सारा पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लिखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, रूबिस्को प्रोटीन। चलिए इससे आगे चलते हैं अपन, और अपने जो तीसरा जो प्रोटीन आता है वो आ जाता है इसमें केरेटिन प्रोटीन। अब ये जो केरेटिन प्रोटीन है ये अपने पाया जाता है एक तो बालों के अलावा एक पाया जाता है ये त्वचा में, नाखूनों में पाया जाता है। अपने कहाँ पाया जाता है भाई, नाखूनों में पाया जाता है। इसके अलावा अगर अपने सींग होते तो सींगों में पाया जाता, और अगर अपने खुर होते तो खुरों में पाया जाता। अब ये दोनों चीजें अपने है नहीं तो पशुओं में है, तो पशुओं के सींगों में और खुरों में ये पाया जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे, तो कैसीन प्रोटीन आ जाता है एक। और कैसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। कैसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन अपने दूध में पाया जाता है। और फिर आता है अपना हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो होता है भाई हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, तो अपने जो रक्त में पाए जाने वाले की बात करें अगर, कि रक्त में, तो भैया रक्त में जो पाए जाने वाले जो प्रोटीन है वो कौन कौन से हैं। तो आगे लिखते हैं अपन इसको, कि रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन में हो जाएंगे एक तो प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा, फाइब्रिनोजन हो जाएगा, ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, इस प्रकार से तो ये क्या हो जाते हैं भाई, ये अपने रक्त में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है वो हो जाते हैं। ओके,
चलिए इसके अलावा, तो इसके अलावा एक होता है अपने एक्टिन और मायोसिन तंतु जो है, एक्टिन व मायोसिन जो है वो प्रोटीन, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भैया अपने जो मांसपेशी हैं वहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों, या एक तरीके से मैं कहूँ तो पेशियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पेशियों में पाया जाता है भाई, पेशियों में। पेशियों में कौन सा पाया जाता है? एक्टिन व मायोसिन है। चलो ये तो हो गए महत्वपूर्ण प्रोटीन। इसके अलावा अगर अन्य बात अपन करें तो इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो भैया प्रोटीन की कमी से एक ही है, और वो कौन सा रोग है? अपना क्वाशियोरकर रोग है। लेकिन अगर प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा, कैलोरीज या कार्बोहाइड्रेट की भी कमी पाई जाए तो फिर जो अलग रोग होता है वो होता है मेरस्मस रोग। ठीक है, तो लिखिए प्रोटीन की कमी से कौन सा हो जाएगा भाई? प्रोटीन की कमी से कौन सा हो जाएगा? तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो है क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। ठीक है, अगर प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज का मतलब हो गया ऊर्जा, कैलोरीज की भी कमी हो जाए, इन दोनों की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में जो रोग होता है वो हो जाता है अपने मेरस्मस रोग। मेरस्मस रोग होता क्या है? ये जो क्वाशियोरकर रोग है इसमें क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों में भी पेट आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों में कुपोषण की वजह से क्या होता है? पेट आ जाता है। ठीक है, तो क्वाशियोरकर 1 से 4 साल के बच्चों में लगभग ये होता है। इसके बाद दूसरा है मेरस्मस रोग। अब मेरस्मस में आप इस हिसाब से समझिएगा कि जब प्रोटीन की कमी हो रही है, केवल प्रोटीन की कमी होती, तो ऐसे बताओ बच्चा दुबला पतला होता नहीं, मतलब मांस वगैरह, यानी एक तरीके से मैं कहूँ तो कैलोरीज यानी ऊर्जा की कमी है। और जब ऊर्जा की कमी हो गई तो बच्चे का दुबला पतला होना बनता है भाई। तो मतलब मेरस्मस रोग में क्या होता है कि जो बच्चा है वो अत्यधिक दुबला पतला होता है, और जो अपने ये जो पसलियाँ होती है आराम से गिन सकते हैं बाहर बैठ के कि 1 2 3 4 12 जोड़ी। ठीक है, इस हिसाब से। तो ये अपना हो गया भाई प्रोटीन। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट जो रहेगा विटामिन वो देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।